जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे। बढ़ सकती हैं ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें, पुलिस ने जुटा लिए सबूत। उधर 2024 में रुकेगा पीएम मोदी का विजय रथ, विपक्ष ने बना लिया तगड़ा प्लान। उधर कांग्रेस पार्टी के नेता ने नितिन गडकरी को दे दिया कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऑफर। तो नितिन गडकरी बोले कुएं में कूद जाऊंगा लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। उधर विपक्षी दलों की बैठक से पहले ममता बनर्जी ने विपक्ष को दे दिया बड़ा झटका, बोली बंगाल में कांग्रेस को नहीं मिलेगा समर्थन। तो उधर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता नरेंद्र मोदी का ब्रह्मास्त्र, लॉ कमीशन की रायशुमारी के बाद शीतकालीन सत्र में हो सकता है पेश। उधर सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्ष की महारैली, एमके स्टालिन बोले ये एकजुटता बीजेपी की नींव हिला देगी। तो उधर मणिपुर में एक बार फिर से जागी हिंसा की आग, बीजेपी ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ और पथराव। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि डब्ल्यूएफआई के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। महिला पहलवानों द्वारा की गई 6 शिकायतों में से कम 4 में फोटो सबूत और कथित यौन उत्पीड़न के कम 3 मामलों में वीडियो सबूत का हवाला दिया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को 6 महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न, हमले और पीछा करने के आरोप में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 1500 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया है। आपको बता दें कि अब इसकी अगली सुनवाई 22 जून को होगी। अगली बड़ी खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद विनेश फोगाट ने शेयर की कविता, ब्रजभूषण पर बोला जबरदस्त हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने के बाद पहलवान विनेश फोगाट ने एक कविता शेयर कर तंज कसा। विनेश फोगाट ने उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले युवा कवि पुष्यमित्र उपाध्याय की एक चर्चित कविता सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो वी वांट जस्टिस हैशटैग के साथ शेयर की। आपको बता दें कि शेयर की गई कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली पुलिस की ओर से इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न मामले को लेकर कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की गई है। कैंसिलेशन रिपोर्ट पर अब कोर्ट 4 जुलाई को सुनवाई करेगा। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 बालिग पहलवानों के आरोपों के मामले में पुलिस ने राव एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिस पर विचार करने के लिए कोर्ट ने 22 जून की तारीख तय कर दी है। अगली बड़ी खबर, 2024 में रुकेगा पीएम मोदी का विजय रथ, विपक्ष ने जीत के लिए बना लिया तगड़ा प्लान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि वो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार का विकल्प प्रदान करने के लिए सभी विपक्षी दलों को न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर एकता बनाने के लिए राजी करेंगे। शरद पवार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादातर उन राज्यों में खारिज कर दिया गया जहां पर वो शासन कर रही थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सत्ता हथियाने के लिए चुनी हुई सरकारों को गिराया है। अगर लोगों ने राज्य स्तर पर भाजपा को खारिज कर दिया है तो नागरिकों का नजरिया राष्ट्रीय स्तर पर अलग नहीं होगा। शरद पवार ने बताया कि 23 जून को बिहार के पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में वो अपनी बात रखेंगे। उन्होंने कहा कि सभी गैर भाजपा दलों को एक साथ बैठने और न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर विपक्षी एकता बनाने के बारे में सोचने की जरूरत है। आपको बता दें कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत की हैट्रिक को रोकने के लिए विपक्ष अभी से प्लान तैयार कर रहा है, जिसके तहत सभी विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने भी अब विपक्षी एकता की वकालत की है। अगली बड़ी खबर, विपक्षी दलों की बैठक से पहले विपक्ष को लगा बड़ा झटका, ममता बनर्जी बोली बंगाल में कांग्रेस को नहीं मिलेगा समर्थन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले जहां इसकी अगुवाई कर रहे जदयू को जीतन राम मांझी ने जोर का झटका दिया, तो वहीं अब छत्रपति ने भी कांग्रेस को आंख दिखाना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल में वाम दलों के साथ गठबंधन से नाराज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जहां कांग्रेस को अपने गृह राज्य में एक भी सीट नहीं देने के संकेत दिए हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब और दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ने की शर्त पर ही मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस को सहयोग करने की बात कही है। दरअसल नीतीश कुमार चाहते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी विपक्षी दलों को साथ लाया जाए जो इस समय कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन में नहीं आना चाहते। उन दलों से चुनाव के बाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बेहतर संबंध रखे जाएं। हालांकि इस बैठक से पूर्व ही विपक्ष के मतभेद सामने आने लगे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस
कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का समर्थन करेगी, लेकिन बंगाल में पार्टी कांग्रेस का समर्थन नहीं करेगी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, माकपा और भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में ये सभी मिले हुए हैं, बंगाल को बदनाम करने के लिए हिंसा की बात कही जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि आज बंगाल में शांति है, जबकि सीपीएम के कार्यकाल में शांति नहीं थी। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में इन सभी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, समान नागरिक संहिता नरेंद्र मोदी का ब्रह्मास्त्र, लॉ कमीशन की रायशुमारी के बाद शीतकालीन सत्र में हो सकता है पेश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लॉ कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जाने माने धर्मगुरुओं और लोगों की राय मांगी है। अब केसीआर ने इस पर बड़ा बयान दिया है कि धर्मगुरुओं को मठों और मंदिरों में पूजा करनी चाहिए, ना कि राजनीति में शामिल होना चाहिए। उनके इस बयान के बाद समान नागरिक संहिता पर राजनीति शुरू हो गई है। वैसे अभी आसार इस बात के हैं कि इस पर लॉ कमीशन की रायशुमारी के बाद शायद सरकार इसे शीतकालीन सत्र में संसद में पेश कर दे। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जिक्र से तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक में घबराहट हो गई है। तेलंगाना में 27% मुस्लिम वोटर्स हैं, केरल में 33% हैं और कर्नाटक में 20% मुस्लिम वोटर्स हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी इसके खिलाफ हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर यूसीसी से घबराहट में दिख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि केसीआर दुविधा में पड़ गए हैं कि वो अगर यूसीसी का सपोर्ट करेंगे तो मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा और अगर मुखालफत करेंगे तो हिंदू वोट नहीं मिलेगा। केसीआर दरअसल मुस्लिम वोटों को बहला फुसलाकर इतने दिनों तक तेलंगाना में राज करते रहे हैं। अब इसको नरेंद्र मोदी ने एक्सपोज कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी को पॉकेट में डालकर केसीआर चुनाव लड़ते रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा राहुल गांधी को ही गाली देते हैं क्योंकि मुसलमान इस बात से खुश होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को यह समझना चाहिए कि मुस्लिम महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है और अगर सिविल कोड लागू हो जाता है तो उनको भी फायदा पहुंचेगा। जो मुस्लिम महिलाएं प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं ले पाती उनको यह अधिकार देने वाले नरेंद्र मोदी होंगे और इसी के लिए वो यूसीसी को लाना चाहते हैं। इसी से सभी में घबराहट है। लॉ कमीशन को लोकसभा से पहले लोगों की नब्ज टटोलने का काम दिया गया है और केसीआर पहले ऐसे राजनेताओं में हैं जिन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उनका यह रिएक्शन पॉलिटिकली सेंसिटिव है। केसीआर ने मुसलमानों से भी बात करने का सुझाव दिया है। जमीनी हकीकत यह है कि हिंदू वोट केसीआर से फिसल रहे हैं। केसीआर के इस बयान का नकारात्मक अर्थ जाएगा और हिंदू वोट उनसे फिसल जाएंगे, उनको हिंदू वोट नहीं मिलेगा। 2024 से पहले तो 2023 में तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसी तरह बंगाल में भी अभी पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो वहां ममता बनर्जी पर भी नेगेटिव असर होगा, कर्नाटक में भी होगा और इसका नेगेटिव असर तेलंगाना में भी होगा। तेलंगाना में राजनाथ सिंह हो या फिर निर्मला सीतारमण हो, वे ध्रुवीकरण जरूर कराएंगे और इसमें केसीआर का बयान भी एक बड़ा कारण बनेगा जिससे मोदी सरकार को ही फायदा मिलेगा। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के विरोध में विपक्ष ने निकाली महारैली। एमके स्टालिन बोले ये एकजुटता बीजेपी की नींव हिला देगी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। राज्य के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने एकता का बिगुल फूंक दिया है। आपको बता दें कि विपक्ष ने सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी के विरोध को लेकर कोयम्बटूर में डीएमके गठबंधन के दलों ने एकजुटता दिखाई। सभी दलों ने मिलकर एक बड़ी जनसभा को आयोजित किया। जनसभा के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि देश भर में विपक्षी दलों की एकता निरंकुश बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी अपने विरोधियों से चुनाव के जरिए मुकाबला नहीं कर पा रही है। कोयम्बटूर में जनसभा के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि मैं हमारे धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन के सभी नेताओं को केंद्र की बीजेपी सरकार के राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने के लिए धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोयम्बटूर में दिखाई गई विपक्षी एकता और एकजुटता आज हर जगह फैल जाएगी और झूठे बयानों से बनी बीजेपी की अजय छवि की नींव पूरे तरीके से हिला देगी। उन्होंने कहा कि ये एकता बीजेपी की नींव हिला देगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि बीजेपी को लगातार मिल रही हार उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अपने विरोधियों से राजनीतिक रूप से लड़ने के बजाय कायरता और अहंकार का सहारा ले रही है। पूरे भारत में विपक्ष का एक साथ आना निरंकुश बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अगली बड़ी खबर, मणिपुर में एक बार फिर से जागी हिंसा की आग। बीजेपी ऑफिस में जमकर हुई तोड़फोड़ और हुआ पथराव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य में अभी भी मैतेई और कुकी जनजाति के बीच जातीय हिंसा जारी है। शुक्रवार रात को थोंगजू में उपद्रवियों ने बीजेपी दफ्तर पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, ऑफिस पर जमकर पथराव और तोड़फोड़
कर डाली, जिसके बाद पंखे तक टूट गए। यहां तक कि उपद्रवियों ने बीजेपी के झंडे भी उखाड़कर फेंक दिए। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर राज्य में हालात तनावपूर्ण होने के चलते पूर्व आर्मी चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से तत्काल ध्यान देने का आह्वान किया है। पूर्व आर्मी चीफ वेद प्रकाश मलिक ने मणिपुर के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि मणिपुर में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर उच्चतम स्तर पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी, कहा 2019 की तरह 2024 में भी दोहराएंगे इतिहास। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व के 9 वर्ष पूरे होने के बाद बीजेपी अपनी उपलब्धियों के साथ जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए दिल्ली बीजेपी द्वारा मंथन के साथ साथ ग्राउंड पर भी समीकरण साधा जा रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक, ओबीसी और अनुसूचित जाति को साधने के लिए विशेष कार्यक्रम और केंद्रीय मंत्रियों व पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा भी दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों पर जनसंपर्क अभियान में भागीदार रहना ये स्पष्ट संकेत है कि दिल्ली बीजेपी 2024 को लेकर कोई भी गलती दोहराना नहीं चाहती है। आपको बता दें कि जनसंपर्क अभियान को लेकर एबीपी लाइव ने बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा से बातचीत की। उन्होंने बताया कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की गई थी और 2024 में भी हम अपने काम की बदौलत जनता के विश्वास को जीतेंगे और इतिहास को दोहराएंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कांग्रेस पार्टी को कर दिया आगाह, कहा कर्नाटक की जीत से ना इतराएं, लोकसभा चुनाव में बदल सकता है जनता का मूड। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपनी पार्टी कांग्रेस को कर्नाटक में मिली जीत पर इतराने से आगाह किया है। उनका कहना है कि आत्मसंतुष्ट ना हो, क्योंकि मतदाता राज्य और लोकसभा चुनाव के बीच अपना व्यवहार बदल सकते हैं। उन्होंने इसके लिए पिछली बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली जीत के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का हवाला दिया। शशि थरूर ने कहा कि 2018 में हम न केवल कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आए, बल्कि हमने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन इसके बावजूद जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो उन्हीं राज्यों में भाजपा ने हमें हरा दिया। कर्नाटक में हमें सिर्फ 1 सीट मिली थी। शशि थरूर ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच कुछ ही महीनों में मतदाता अपना व्यवहार बदल सकते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम आत्मसंतुष्ट ना हो। अगली बड़ी खबर, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से राजस्थान में सोमवार तक होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में भी होगी बारिश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अरब सागर में उत्पन्न हुए इस साल के पहले चक्रवात बिपरजॉय ने 15 जून की शाम को उत्तरी गुजरात के तटों पर अपनी दस्तक दी। आपको बता दें कि गुजरात में इस चक्रवात ने भारी तबाही मचाई। अब ये उत्तर पश्चिम गुजरात और पाकिस्तान के दक्षिण सिंध के आसपास के हिस्सों की ओर बढ़ गया है। माना जा रहा है कि यह अब दक्षिण राजस्थान के ऊपर उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि इसका असर 18 जून की सुबह तक गुजरात के तटों पर महसूस किया जाएगा। आपको बता दें कि स्काईमेट के मुताबिक चक्रवात बिपरजॉय 16 जून को दक्षिण पश्चिम राजस्थान में पहुंच चुका है। इसके चलते आज गुजरात के कच्छ क्षेत्र के साथ साथ दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी। राजस्थान के कई हिस्सों में 17 और 18 जून को हल्की से लेकर भारी स्तर की बारिश होगी। अगर दिल्ली एनसीआर के मौसम की बात करें तो 18 से 20 जून तक 1-2 बार हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी अवधि में आंधी बारिश आ सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।